भाषाविद वह व्यक्ति होता है जो कई भाषाओं में पारंगत होता है। एक दिन एक भाषाविद महल के द्वार पर पहुंचे और गार्डों से उर्दू में बात करने लगे। यूपी और बिहार के कुछ अन्य गार्ड भी थे, इसलिए उन्होंने उनसे हिंदी में बात की। कुछ ऐसे भी थे जिनसे उन्होंने तमिल और तेलुगु में बात की। वह केवल सम्राट को देखना चाहता था। आप हमारे सम्राट से क्यों मिलना चाहते हैं? गार्ड का मुखिया जानना चाहता था। गार्ड ने दरबार के गार्डों के प्रमुख से बात की और उस व्यक्ति को सम्राट से मिलने की अनुमति दी। दरबार में प्रवेश कर उस व्यक्ति ने सम्राट के सामने सिर झुकाया। दूसरे देश के एक शाही मेहमान सम्राट के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद उस आदमी से पूछा, तुम दूर से आ रहे होगे, बताओ क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? टूर मेजेस्टी, मैं सिर्फ एक यात्री हूं, आदमी ने उत्तर दिया। मैं आपसे किसी भी अनुचित एहसान की कामना नहीं करता। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं आपसे दरबार में मिलने आया हूं। आपके दरबारियों को हिंदुस्तान में सबसे अच्छा दिमाग कहा जाता है। लेकिन क्या आपके दरबार में कोई मुझे बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? तो मुझे लगता है कि आपने कई भाषाओं में महारत हासिल कर ली होगी, मुझे लगता है कि सम्राट ने कहा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको इनाम या ऐसी किसी चीज का कोई लालच नहीं है, लेकिन कम से कम आप आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं। कृपया हमारे अतिथिगृह में विश्राम करें। तरोताजा रहें, कुछ भोजन करें। हम इस मुद्दे पर कल चर्चा करेंगे। मुझे भी यह जानने में दिलचस्पी है कि आपने कितनी भाषाएं सीखी हैं। अचानक एक दरबारी उनसे पंजाबी में बात करने लगा। मार ने मुस्कुराते हुए उसे पंजाबी में जवाब दिया। वह एक पंजाबी है, महाराज, पंजाब के दरबारी ने कहा। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं, मेरी मातृभाषा पंजाबी नहीं है। वह एक गुजराती हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती है, महाराज, SAIC। जिन दो सिपाहियों ने उनसे गुजराती में बात की थी। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं गुजराती नहीं हूं। वह यूपी से है, गार्ड ने कहा, जिन्होंने गेट पर पहले उससे बात की थी। लेकिन उस शख्स ने इस बात से इनकार किया कि वह कभी यूपी का रहने वाला था। उनकी मातृभाषा उर्दू है और वह या तो दिल्ली से हैं या अलीगढ़ से, महल के दूसरे अधिकारी ने कहा, जिन्होंने पहले उस व्यक्ति से बात की थी। तभी असम के एक व्यक्ति ने उनसे असमिया में बात की और कहा, मुझे यकीन है कि वह असमिया हैं। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं यह नहीं बताऊंगा कि मेरी मातृभाषा क्या है। अगर मैं आपको इसी तरह सुझाव देता रहा तो अंततः आपको पता चल जाएगा कि मेरी मातृभाषा क्या है। हो सकता है कि मैंने इस संबंध में आपसे झूठ बोला हो। यह है, मुझ पर सभी भाषाओं को आजमाने में कोई मजा नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा, नहीं। आप मेरे साथ मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, तुलु संथाली या विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। हमारा देश, अकबर ने कहा, यह हम सभी के लिए काफी चुनौती है। वह बस यही चाहता है, कोई अपनी मातृभाषा का पता लगाने और उसे साबित करने की चुनौती स्वीकार कर रहा है। बीरबल ने कहा, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, महामहिम, कि उसे एक रात के आराम की जरूरत है। इसलिए उस आदमी को कुछ आराम करने के लिए गेस्ट हाउस में ले जाया गया। वह खुश था कि अकबर के दरबार में कोई था जिसने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात का समय था। मुसाफिर अपनी खाट पर आराम से सो रहा था। उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा गया जिसे उन्होंने पेट भर कर खाया। उस कमरे में एक तेल का दीपक जल रहा था।
अचानक सिर से पैर तक कंबल से ढंकी हुई एक लंबी आकृति उस कमरे में दाखिल हुई और उसने दीपक बुझा दिया। वह एक अंधेरी रात थी और खिड़की के बाहर तारों से भरा आकाश था। दबे पांव कमरे में दाखिल हुए रहस्यमय जादूगर ने अपनी जेब से माचिस की तीली निकाली और सोए हुए आदमी की नाक में हल्के से घुसा दी। हाँ हाँ हाचू, वह आदमी अचानक जोर से छींकते हुए उठा और उसने देखा कि उसके सामने कंबल से ढकी एक लंबी आकृति खड़ी है। हे माँ काली, मुझे इस भूत से बचाओ, यात्री बंगाली में चिल्लाया। तो तुम बंगाली हो? लंबे व्यक्ति ने पूछा। कृपया अंदर आएं, महामहिम। रहस्य सुलझ गया है। तब उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ जब उस व्यक्ति ने सम्राट को, उसके बाद अन्य दरबारियों और गार्डों को कमरे में प्रवेश करते देखा। जिस आदमी ने उसे डराया वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल था। वे सभी खुश और मुस्कुराते दिख रहे थे। जब आप अचानक किसी बात से भयभीत हो जाते हैं तो आप अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, बीरबल ने यात्री से कहा। आपने अपने भगवान से बंगाली में प्रार्थना की और मुझे यकीन है कि आप बंगाली हैं। वह आदमी सम्राट के सामने झुक गया और बोला, अब मैं दूसरों को बता सकता हूं कि सम्राट के दरबार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जिसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मैं अपनी हार स्वीकार करके खुश हूं। 0107 शाम के 4:45 सुनील कुशवाहा 731814। जानवरों के बिना एक जंगल। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी दरबार में काम का अधिक दबाव होता तो वह सेवानिवृत्त हो जाते और राजधानी से बाहर जंगल में कुछ समय बिताने, जानवरों का पीछा करने और उनका शिकार करने के लिए चले जाते। सैकड़ों आदमी ढोल बजाते हुए जंगल के एक हिस्से को घेर लेते थे और जानवरों को सम्राट की ओर ले जाते थे। अकबर अपने हाथी की पीठ पर सुरक्षित बैठकर उनका शिकार करता था। वह अपने भाले या धनुष और तीर से जानवरों पर गोली चलाता था। अकबर एक ही दिन में कई जानवरों को मार डालता था। जब बाकी लोग बादशाह की निशानेबाजी की प्रशंसा करते तो बीरबल चुप रहते। उसे सम्राट का बिना सोचे समझे जानवरों को मारना पसंद नहीं था। उन्हें उन जानवरों पर दया आती थी जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे और इंसान हमेशा ऐसे असहाय जानवरों को मारने में आनंद लेते थे। बीरबल को अकबर के साथ शिकार पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन अकबर हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि बीरबल भी उनके साथ शिकार के लिए चलें। एक दिन अकबर अपने हाथी पर सवार होकर जंगल में जा रहा था। बीरबल दूसरे हाथी पर सवार थे। अकबर हमेशा की तरह शिकार कर रहे थे और उन्होंने बीरबल को भी साथ आने का आदेश दिया था। इस बार बीरबल को एक युक्ति सूझी। अचानक अकबर ने देखा कि बीरबल उसके ऊपर से उतर गया है। हाथी, बीरबल कहाँ है? अकबर ने अपने अंगरक्षक से पूछा। अंगरक्षक ने अपनी उंगली एक पेड़ की ओर इंगित की। वह वहां एक पेड़ के नीचे खड़ा है, महाराज, अंगरक्षक ने कहा। वह पेड़ पर क्या देख रहा है? अकबर से पूछा। ऐसा लगता है वह है पक्षियों को देख रहे हैं। बीरबल, इधर आओ, अकबर को बुलाया। जब बीरबल पहुंचे तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम पेड़ पर क्या देख रहे थे? चिड़िया, महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, मैं पक्षियों की आवाज सुन रहा था। अकबर हंसने लगा। उसने पूछा, अच्छा, पक्षियों ने तुमसे क्या कहा? बीरबल ने कहा, वे मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वे आपस में बातें कर रहे थे। आपके कहने का मतलब यह है कि वे कोई बहुत दिलचस्प बात कर रहे थे। बिल्कुल महामहिम, बीरबल ने कहा। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे थे? अकबर से पूछा।
बीरबल ने कहा, दोनों पक्षियों में से एक का बेटा है और दूसरे का बेटी है। नर पक्षी का पिता मादा पक्षी के पिता से दहेज के रूप में जंगल की मांग कर रहा था। एक जंगल अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पक्षी भी दहेज मांगते हैं और वह भी जंगल? कभी नहीं सुना। अकबर और बाकी सभी लोग हंसने लगे। अकबर ने पूछा, तो क्या दूसरा पक्षी जंगल देने को तैयार हो गया? हाँ, लेकिन नर पक्षी के पिता ने मना कर दिया, बीरबल ने उत्तर दिया। नर पक्षी के पिता ने उस जंगल को लेने से इनकार क्यों कर दिया जिसे मादा पक्षी के पिता दहेज के रूप में देने पर सहमत हुए थे? क्योंकि नर पक्षी का पिता सभी प्रकार के जानवरों के लिए जंगल की मांग कर रहा था। जानवरों के बिना जंगल कैसे हो सकता है? अकबर से पूछा। असामान्य मांग। कम से कम मुझे ऐसे किसी जंगल की जानकारी नहीं है जो डब्ल्यू हो जानवरों। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि मादा पक्षी का पिता इस बात से सहमत हो गया, बीरबल ने कहा। लेकिन उसे ऐसा जंगल कहाँ मिलेगा? अकबर से पूछा। बीरबल ने कहा, यह जंगल महाराज और कोई नहीं। तुम्हारा मतलब है यह जंगल? अकबर से पूछा। लेकिन यह विभिन्न प्रकार के जानवरों से भरा है। जो हुक्म मेरे आका, बीरबल ने कहा। यह जंगल एनिमा से भरा है। मादा पक्षी के पिता ने कहा कि बहुत जल्द इस जंगल में सभी जानवर होंगे। उन्होंने कहा, यह जानवरों की निर्दयतापूर्वक हत्या के परिणामस्वरूप होगा। जल्द ही एक दिन आएगा जब इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। अन्य लोग जो अकबर के हाथी के चारों ओर एकत्र हो गए थे, शुरू हो गए। हालांकि सम्राट गंभीर हो गए। अब मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल। अकबर ने कहा कि वह मुझे जानवरों को मारना बंद करने के लिए नहीं कह सकता था, और इसलिए तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तरीका अपनाओ। बीरबल चुप हो गए। अकबर के दरबारी और अन्य लोग भी चुप। उन्होंने सोचा कि बीरबल को शिकार बंद करने का सुझाव देने से बादशाह निश्चित ही उससे नाखुश हो जाएंगे। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत सम्राट ने कहा, चलो घर वापस चलें। मुझे अब शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं असहाय जानवरों को अनावश्यक रूप से मार रहा हूं। जानवरों को अब जंगल में खुशी से रहने दें। बादशाह को यह जानकर खुशी हुई कि उनका दरबारी बीरबल जानवरों के प्रति भी दयालु है। 15। एक दरबारी का चित्र। एक बार सम्राट ने अपने दरबारियों के चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया। सम्राट ने चित्रों को प्रदर्शनी हॉल में स्थायी प्रदर्शन के रूप में रखने का भी निर्णय लिया ताकि आगंतुक उन्हें देख सकें। दरबारियों को यह विचार पसंद आया। हर कोई अधिक से अधिक लोकप्रिय बनना चाहता था। कुछ दरबारी यह सोचकर रोमांचित थे कि यह उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें पुरस्कृत करने का सम्राट का तरीका था। एक दरबारी ने कहा, अब लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। एक अन्य दरबारी ने कहा, अब हम मशहूर हो जाएंगे। अन्य सभी दरबारियों ने सिर हिलाया। वे सभी बहुत खुश थे। यह विचार काफी उत्साहवर्धक था। फिर दरबारियों ने कुछ कलाकारों को उनके चित्र बनाने के लिए नियुक्त किया। लेकिन एक दरबारी ऐसा भी था जो लोगों को उनके वाजिब हक से वंचित करके धोखा देना पसंद करता था। उस कंजूस ने अपना चित्र बनाने के लिए एक कलाकार को भी लगा दिया। उसने कलाकार को कुछ सोने के सिक्के देने का वादा किया, लेकिन उसकी योजना खराब थी। कलाकार ने उत्कृष्ट कार्य करने और उस दरबारी का बहुत अच्छा चित्र बनाने के लिए कई दिनों और रातों तक कड़ी मेहनत की। वह एक अच्छा कलाकार था। उसे अपने काम के लिए अच्छे पारिश्रमिक की उम्मीद थी, कम से कम वादे किए गए 20 स्वर्ण सिक्कों से थोड़ा अधिक। लेकिन दरबारी अपनी कंजूसी के कारण कलाकार को उसका वाजिब हक भी देने को तैयार नहीं था। चूंकि दरबारी ने कलाकार को धोखा देने की योजना बनाई थी, वह उसके चित्र में कोई दोष निकालना चाहता था।
उसने जानबूझकर कलाकार के साथ दुर्व्यवहार किया ताकि उससे झगड़ा किया जा सके। लेकिन कलाकार पर सद्बुद्धि हावी रही और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन दरबारी ने बहुत खराब चित्र बनाने के लिए कलाकार की आलोचना शुरू कर दी। कलाकार को अब दुख हुआ। वह एक निपुण कलाकार थे। लोग उन्हें उनकी पेंटिंग्स पसंद थीं, लेकिन यह दरबारी उनके काम की बुरी तरह आलोचना कर रहा था। कलाकार लगभग रो पड़ा। उन्होंने अपने काम में जी जान लगा दी थी। आपने मेरी तस्वीर खराब कर दी है और यही कारण है कि मैं आपको एक भी सोने का सिक्का नहीं दे सकता, दरबारी ने कहा और उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। कलाकार को खोया हुआ महसूस हुआ। दरबारी एक साधन संपन्न व्यक्ति था। उनके जैसा घटिया कलाकार उनके खिलाफ क्या कर सकता था? वह यमुना नदी के तट पर बैठ गए और रोने लगे। हुआ यूं कि बीरबल को इस कलाकार के बारे में पता चल गया। उन्होंने उसे बुलाया। जब कलाकार आया तो बीरबल ने उससे उसके दुहक का कारण पूछा। कलाकार ने बीरबल को बताया कि कैसे उस दरबारी ने उसका वाजिब हक छीन लिया, जिसका चित्र उसने इतनी सावधानी और दर्द से बनाया था। बीरबल ने कलाकार से घोड़े के सिर वाला दरबारी का एक और चित्र बनाने को कहा। बीरबल ने कलाकार से यह भी कहा कि जिस दरबारी का चित्र उसने बनाया है, उसे क्या बताना चाहिए। बीरबल की सलाह के अनुसार कलाकार ने दरबारी का एक और चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने दरबारी का एक चित्र बनाया जिसमें वह घोड़े जैसा लग रहा था। फिर उसने वह चित्र दरबारी को दिखाया। कलाकार ने कहा, मैं इस चित्र को प्रदर्शनी हॉल में लटकाऊंगा। आप इस चित्र में बहुत प्रभावशाली लग रहे हैं। दरबारी ने चित्र को ध्यान से देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह उस चित्र में लगभग घोड़े जैसा दिख रहा था। दरबारी को यह बहुत असहज लगा। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास था कि कलाकार के पास उनका चित्र किसी भी तरीके से बनाने का कौशल है। वह यह भी जानता था कि कलाकार ने उसकी प्रतिष्ठा कम करने के लिए ऐसा किया है। दरबारी ने कहा, ठीक है, अब मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मेरी पहली तस्वीर इस तस्वीर से कहीं बेहतर थी। वह मुस्कुराया और कलाकार को वह पूरी रकम सौंप दी जिसका उसने उससे वादा किया था। कलाकार बहुत खुश हुआ। दरबारी ने कहा, इस चित्र को प्रदर्शनी हॉल में प्रदर्शित न करें। कलाकार ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। कलाकार ने बीरबल से दोबारा मुलाकात की और मामले में उनकी मदद और सलाह के लिए उनका आभार व्यक्त किया। 16 बीरबल्स खिचड़ी। एक दिन बीरबल और अकबर महल के सामने टहल रहे थे। यह ठिठुरन भरी सर्दी के मौसम का एक दिन था। अचानक एक ब्राह्मण फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ जोड़े उनके पास आया। आप क्या चाहते हैं? अकबर से पूछा। महाराज, कृपया मेरी मदद करें, ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मुझे अधिक कमाने के लिए कोई अच्छा काम नहीं मिलता है। मैंने जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया, वह पूरी तरह से खाने पर खर्च कर दिया। अब मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 1000 सोने के सिक्कों की जरूरत है। हम कुछ गहने देने का इरादा रखते हैं। हमें अपने इकलौते बच्चे अपनी बेटी के लिए गहने के अलावा कपड़े और बर्तन भी खरीदने होंगे। हमें अपने घर में भोजन के लिए कुछ लोगों को आमंत्रित करना होगा और इसलिए हमें आटा, सब्जियां और मसाले भी खरीदने होंगे। देखो, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं, तो तुम अपनी बेटी को गहने क्यों देना चाहते हो? जब तुम अपने परिवार के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद सकते, तो तुम दूसरे लोगों को पार्टी देने का सपना क्यों देखते हो? सम्राट से पूछा। यह मेरी जीवन भर की महत्वाकांक्षा है, महामहिम, ब्राह्मण ने कहा। मैं एक गरीब पिता हूँ, लेकिन मेरा भी अपने इकलौते बच्चे की शादी के लिए कुछ पैसे खर्च करने का सपना है।
मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अगर आप मुझे पैसे कमाने का मौका देंगे तो मुझे अभी बहुत कुछ चाहिए, मेरी बेटी की शादी है। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करने का अवसर देता हूँ। सम्राट ने कहा, तुम जाओ और इस बगीचे में झील के ठंडे पानी में खड़े हो जाओ। तुम कल सूर्योदय के बाद ही पानी से बाहर आओगे। बीरबल चिंतित हो गए। उन्हें बुरा लगा कि सम्राट गरीब ब्राह्मण के साथ बहुत कठोर हो गए हैं। वह पूरी रात पुराने पानी में खड़ा नहीं रह पाएगा और निश्चित ही मर जाएगा। लेकिन अब ब्राह्मण खुश लग रहा था। वह रक्षकों के साथ झील की ओर गया और उसके ठंडे पानी में प्रवेश कर गया। ब्राह्मण भयंकर ठंड से मर जाएगा, श्रीमान, एक पहरेदार ने बीरबल से कहा। मुझे नहीं पता, बीरबल ने कहा। शायद वह दिमाग से बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगले दिन उन सभी की खुशी की बात यह थी कि ब्राह्मण जीवित था और मुस्कुरा रहा था। सूरज पहले ही उग चुका था। ब्राह्मण झील के ठंडे पानी से बाहर आया सफल और विजयी। आपने एक असंभव कार्य को कैसे संभव बना दिया? सम्राट ने पूछा। यह एक कठिन काम था। आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे अपना रहस्य बता सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, महाराज। मैं सफलता पाने के लिए कृत संकल्प था। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने ठंडे पानी में रात कैसे बिताई, अकबर ने कहा। मैं महल की रोशनियों को देखता रहा। अच्छा ऐसा है, अकबर ने कहा। तो तुम्हें मेरे महल की रोशनी से वह सारी गर्मी मिल गई जिसकी तुम्हें जरूरत थी और ठंडे पानी की ठंड महसूस नहीं हुई और तुम गुजर गए। स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं क्योंकि 25 स्वर्ण मुद्राएं ब्याज के रूप में काट ली जाती थीं। धनदास के पास बाहुबली लोग थे जो पैसे वसूलने के लिए उसके कर्जदारों को परेशान करते थे। लेकिन रामदास कभी भी अपने कर्जदारों को परेशान नहीं करता था। कभी कभी यदि उसे पता चलता कि उधारकर्ता ब्याज का भुगतान करने के लिए बहुत गरीब है तो वह कोई ब्याज नहीं लेता था। लोग धनदास के पास तभी जाते थे जब उन्हें दूसरे साहूकारों से कर्ज नहीं मिलता था। यदि उन्हें रामदास से कर्ज मिल जाता तो वे दूसरे साहूकारों के पास नहीं जाते। हालांकि अधिकांश दिनों तक वे रामदास से पैसे लेने में असफल रहे। रामदास की सूची में बड़ी संख्या में कर्जदार थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने समय पर पैसा नहीं लौटाया। वे पैसे को वापस लौटाने की परवाह किए बिना कई वर्षों तक अपने पास रखते थे। तो रामदास के लिए उन सभी लोगों को उधार देने के लिए और पैसे लाना संभव नहीं था जो हर दिन उससे मिलने आते थे। एक दिन रामदास का पुराना मित्र शादीमल रामदास से मिला और उससे अनुरोध किया, मुझे 1 लाख सोने के सिक्कों की आवश्यकता है, उसने कहा, और अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे व्यवसाय को भारी नुकसान होगा। अगर मेरे कुछ कर्जदार आज पैसे लौटा दें तो मैं उन्हें दे दूंगा। आप, रामदास ने कहा। फिर उसने वहां बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो मेरी दुकान पर 15 लोग आए हैं। वे सभी चाहते हैं पैसा बहुत जल्दी, यह शादी का मौसम है। उनमें से कुछ चाहते हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए पैसे, लेकिन उनमें से अधिकांश को 1000 से अधिक सिक्कों की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हारी जरूरत 1 लाख की है। इसलिए अगर आज मुझे कुछ पैसे मिल भी जाएं, तो मैं पहले उनकी जरूरत पूरी करूंगा, उसके बाद ही मैं आपके बारे में सोच पाऊंगा। कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें। आज रात को तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुको और आराम करो। आपके घोड़ों की देखभाल मेरे आदमी करेंगे। लेकिन तुम्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए, मेरे दोस्त, शादीमल ने कहा।
मैं अगली दिवाली की रात या उससे पहले पैसे लौटा दूंगा। यह एक वादा है। उसी शाम जब रामदास ने अपनी दुकान बंद की तो उसके पास केवल 25,000 सोने के सिक्के थे, जबकि उसे 15 कर्जदारों को पैसा उधार देना था। यह है, रामदास अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त की खातिर धनदास के पास जाने का फैसला किया। ठीक है, धनदास ने रामदास से कहा, आपने मेरा व्यवसाय खराब कर दिया है। आप एक उदार व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं और ऋण पर कम ब्याज लेते हैं, लेकिन मैं आपसे अपनी सामान्य दर पर शुल्क लूंगा। आपको 75,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। केवल 1 लाख के लिए आपके हस्ताक्षर के विपरीत आपको दिवाली के दिन या उससे पहले पैसे लौटाने होंगे। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आप मुझे अपनी पीठ से एक सेर मांस काटने की अनुमति देंगे। धनदास की यह अजीब शर्त सुनकर रामदास हैरान रह गया। आदमी की पीठ से आधा सेर मांस भी काट दिया जाए तो भी वह मर जाएगा। रामदास ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, पैसे की खातिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, धनदास ने कहा। रामदास ने अपने दोस्त की खातिर समझौते पर हस्ताक्षर किए और 75,000 सोने के सिक्के लेकर घर लौट आए। उसने अपने पास से 25,000 सोने के सिक्के जोड़े और वह राशि अपने दोस्त को दे दी। शादीमल अच्छी तरह से जानता था कि उसके दोस्त ने धनदास से कैसे पैसे उधार लिए थे। जब आप धनदास के पास गए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, शादीमल ने कहा। दिवाली की रात से पहले सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन शादीमल अपना वादा पूरा करने में असफल रहे। धनदास हाथ में चाकू लेकर व्यंग्यपूर्वक हंसता हुआ वहां आया। धनदास ने जोर से कहा, दिवाली की रात बीत चुकी है। अब समझौते की शर्त पूरी करने के लिए तैयार रहो। वहां भीड़ जमा हो गई। ज्यादातर लोग धनदास के खिलाफ थे। भीड़ ने धनदास पर चिल्लाते हुए कहा, उसे 1 या 2 दिन और दे दो। नहीं, धनदास ने कहा, अब मुझे इसकी पीठ से एक सेर मांस काट देना चाहिए। रामदास की पत्नी और बच्चे असहाय होकर विलाप कर रहे थे। रामदास ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और कहा, यह एक पूर्व शर्त थी और इसलिए मुझे इसका पालन करना होगा। अचानक उन्होंने 4 घुड़सवारों को अपनी ओर आते देखा। उनमें से एक थे शादीमल। मुझे खेद है रामदास, शादीमल ने कहा, बुरे कारण मुझे देर हो गई। मौसम, किसी भी तरह यहाँ पैसा है। कृपया इन्हें धनदास को दे दो और समझौते के कागजात नष्ट कर दो। धनदास ने कहा, अब पैसा किसी काम का नहीं है क्योंकि समय खत्म हो गया है। लेकिन हम आपको आपके पैसे वापस दे रहे हैं और यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ और दे सकता हूं, शादीमल ने कहा। मेरी वजह से मेरे दोस्त को आपके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। वह मेरा सच्चा दोस्त है। तुम और तुम्हारी दोस्ती भाड़ में जाए। मुझे एक सेर मांस लाना होगा। उसकी पीठ, धनदास ने जोर देकर कहा। मुझे उसका मांस केवल उसी के अनुसार चाहिए। समझौता? क्या मैं समझौता देख सकता हूं? उन्होंने एक आदमी को कहते हुए सुना। वह अपने घोड़े की लगाम हाथ में लेकर थोड़ी दूरी पर खड़ा था। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि घुड़सवार राजा बीरबल ही हैं। मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा था और कुछ लोगों ने मुझे इसकी सूचना दी। एक साहूकार दूसरे से एक सेर मांस मांग रहा था। साहूकार जिसने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। कृपया मेरे दोस्त के साथ न्याय करें। शादीमल बीरबल के पास आए और हाथ जोड़कर विनती की। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि आपका दोस्त एक ईमानदार आदमी है। मैं हमेशा ईमानदार लोगों के पक्ष में हूं। धनदास ने कहा, अगर राजा बीरबल ने रामदास का पक्ष लिया तो मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगा। भीड़ ने उसका उपहास किया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा।
उन्होंने समझौते की शर्तें पढ़ी और कहा, हाँ, तुम रामदास की पीठ से एक सेर मांस काट सकते हो, लेकिन याद रखना, मांस से खून की एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए। शर्त केवल मांस के लिए है, खून के लिए नहीं। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। अब धनदास अपने बुरे इरादे को पूरा नहीं कर पाएगा। धनदास ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे उसका मांस नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, बीरबल ने कहा। आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया। आपने उसका मांस काटने पर जोर दिया, और इसलिए यह स्पष्ट है कि आप केवल रामदास को मारना चाहते थे। एक हत्यारे को बिना सजा दिए जाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? आपको अपने 75,000 सोने के सिक्के खोने होंगे और पाठ याद करना। भीड़ ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। बीरबल अपने घोड़े पर सवार हो गए। भीड़ ने उसकी ओर हाथ हिलाया। रामदास और शादीमल ने राजा बिरबल के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हाथ जोड़ दिए और बीरबल उन सभी को देखकर मुस्कुराए। वह खुश था कि वह एक ईमानदार आदमी की जान बचा सका। 8. ज़बान फिसलना। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने भविष्य के लिए बचत करने के लिए कड़ी मेहनत की और कुछ पैसे कमाए। जब उसने बाहर घूमने जाने की योजना बनाई तो उसने अपने पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित जगह के बारे में सोचा। उसने पैसों का वह घड़ा निकाल लिया जिसे वह गुप्त स्थान पर छुपाकर रखता था। फिर उसने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और अपने पैसे गिनने लगे। कुल मिलाकर 4,000 सोने के सिक्के थे। मैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 2,000 सोने के सिक्के अपने साथ ले जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। मुझे लगता है कि यह लगभग 6 महीने तक चलने वाले दौरे के लिए पर्याप्त होगा। समूह के अधिकांश अन्य सदस्य समान राशि ले जाएंगे। जंगल से गुजरते समय अतिरिक्त पैसे ले जाना जोखिम भरा होगा। रास्ते में लुटेरे हो सकते हैं। मैं अपनी यात्रा से थककर वापस आऊंगा और मुझे कुछ समय के लिए आराम करना होगा। अगर मुझे घर पर बैठना होगा तो मेरे पास केवल 2,000 सोने के सिक्के होंगे। बाकी बचे 2,000 सोने के सिक्कों से मैं अपना काम चला सकता हूं, लेकिन इसे कहां दफनाना भी उतना ही असुरक्षित होगा। और अगर मैं इसे किसी के पास छोड़ दूं तो वह इनकार कर देगा। लेकिन फिर भी सुखराम एक अमीर आदमी है, उस पर किसी भी संख्या में सोने के सिक्कों का भरोसा किया जा सकता है। इसलिए अंततः निर्णय लेने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अपने अमीर दोस्त सुखराम से मिला और उससे 2,000 सोने के सिक्कों से भरा अपना बैग रखने का अनुरोध किया। सुखराम ने सोने के सिक्कों की थैली खुशी से ले ली और वादा किया कि जब बूढ़ा 6 महीने बाद वापस आएगा तो वह इसे लौटा देगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी यात्रा का भरपूर आनंद लिया और 6 महीने बाद अपने मूल स्थान पर लौट आया। वह अपने मित्र सुखराम के पास गया और उसे कुछ मिठाइयाँ देते हुए बोला, आह, यह एक अच्छी यात्रा थी। मैंने यात्रा की दक्षिण और पूर्व में कई जगहें। ठीक है, सुखराम ने कहा, मेरे पास आपका यात्रा वृतांत सुनने का समय नहीं है। ठीक है, मैं देख रहा हूं, आप एक व्यस्त आदमी हैं। लेकिन कम से कम मुझे 2,000 सोने के सिक्कों से भरा मेरा पैसों वाला बैग तो दे दीजिए। आप जानते हैं, मुझे अब पैसों की जरूरत है, बूढ़े ने कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुखराम ने बूढ़े को चिल्लाया। मैंने तुमसे कोई सोने का सिक्का नहीं लिया था। तुमने इसे किसी और को दे दिया होगा। जाओ और उसे ढूंढो। तुमने मुझे कुछ मिठाइयाँ दी। अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए भुगतान कर सकता हूँ। मुझे पता है